लोग ऑफिस में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। मतलब यू आर सपोज टू वर्क इन योर ऑफिस बट यू आर नॉट वर्किंग। ये भी तो चोरी होती है। जो सेल्स करना अपनी स्किल्स के ऊपर में नहीं जानते हैं तो वो ड्रीम सेलिंग करने लगते हैं। सेल्स में डिफ़िकल्टी क्या है? सेल्स का खूबसूरत पार्ट, और जो सेल्स का खूबसूरत पार्ट है वही उसका अभिशाप भी है कि सेल्स में कोई भी आ सकता है। तो जब मैं स्टेज पे ये कॉन्शियस होके जाऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस सबको पसंद आना चाहिए, मैं सबको पसंद आ जाऊं, गुलाब जामुन थोड़ी ना हो। ईगो इज अ साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं लगेगा, वो आपको, वो बोलते हैं ना, दीमक के तरह खत्म करते चल जाएगा। कई बार आपको लोगों को धक्का मारने की जरूरत होती है और यही कोच का काम है, यही मोटिवेशनल स्पीकर का काम है जिसको अपन ट्रोल करते हैं। अगर आप कमरे में सबसे समझदार हो, 10 लोग हैं और आप सबसे समझदार हो, तो वो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सकते हो। जी मेरे को ये पता है, मेरे को ये आता है, सारे लोग आपसे सुनने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है। चेंज द रूम इमीडिएटली। रावत साहब, ऐसा है कि औकात पैसे से नहीं बनती है, महंगे कपड़ों से, आपकी महंगी गाड़ी से औकात नहीं बनती है। तो सुबह उठना, सुबह तय नहीं होगा कि आप सुबह जल्दी उठोगे, ये तय रात में होगा। सूर्य उदय ये बता रहा है कि उदय हो गया। आपके भाग्य का उदय तब होगा जब आप सूर्य के 5 मिनट पूर्व जागेंगे। हर वो अर्जुन जो शस्त्र छोड़ना चाहता है या छोड़ चुका है, उसको भगवान श्री कृष्ण चाहिए ना। जब तक हम अपने अंदर निखारेंगे नहीं, हम कैसे कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे? शाहरुख खान को किसी ने नहीं छोड़ा, धोनी साहब को किसी ने नहीं छोड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने नहीं छोड़ा ट्रोल करने से। तो अगर डायरेक्ट सेलर्स को भी अगर ट्रोल कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। क्या आप जानते हैं अनुभव की सबसे खास बात क्या होती है? यह आपको दूसरों से बहुत तेज़ी के साथ आगे ले जाने का दम रखता है, लेकिन ये वही लोग समझते हैं जो अनुभव की कीमत को जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और ऑथर कनेक्टेड हैं जिनका अनुभव आपको बहुत तेज़ी के साथ आगे ले जाने का काम करेगा। द वन एंड ओनली शिव अरोरा जी। शिव अरोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि अनुभवी लोगों को लेकर आएँ और अनुभव से लोगों के अंदर ज्ञान बांटने का प्रयास करें। शिव अरोरा जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए, आपकी सर जो जर्नी है, मैं जब आपके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि आपने काफ़ी कुछ संघर्ष करने के बाद आपने एज अ ट्रेनर, स्पीकर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज अ ऑथर की जर्नी आपने चालू की है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि लोगों को आपके बारे में पता लगे। राइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने इस पॉडकास्ट के अंदर में मुझे इनवाइट किया और आपकी ऑडियंस से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं पिछले 19 साल से इस कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं पिछले 29 साल से बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र महज 11 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी ने मुझे अपने शॉप की चाबी पकड़ा के कहा था कि जाओ बेटा, दुकान खोलो और बैठो। एंड बच्चे मार्केट जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जब मार्केट जाते हैं पापा के साथ तो उनको बहुत सारी चीज़ें खरीदने को मिलती है। लेकिन वो मेरा पहला अनुभव था जहाँ पर मुझे दुकान संभालने के लिए भेज दिया गया, इसलिए क्योंकि मेरे चाचा जी शहर में मौजूद नहीं थे। एंड दैट टाइम माई गार्डियंस ऑब्जर्व्ड वन थिंग, लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि ही इज़ द वन हु कैन हैंडल द थिंग्स नो। तो 2-4 घंटे की वो जो गैर मौजूदगी में मैंने दुकान को हैंडल किया अच्छे तरीके से, शायद उस बचपन के लिए वो अभिशाप बन गया। क्योंकि उसके बाद हर वेकेशन, सैटरडे, संडे, दुर्गा पूजा, विंटर वेकेशन, आई हैव टू स्पेंड टाइम इन माई शॉप, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मारियो खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, मैं दुकान में कपड़े बेचा करता था। एंड आई यूज़ टू हेट दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति, ईश्वर जो भी करता है आपके लिए बहुत अच्छे के लिए करता है। उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा होता है ना। संघर्ष हर किसी को बुरा लगता है, बट संघर्ष ही वो समय है जो वो एक इंसान को बना रहा होता है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वही चीज़ मुझे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थी। और ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट नो, मेरी एक बिजनेस की शुरुआत हो गई, बिजनेस लर्निंग की शुरुआत हो गई, सेल्स ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई। आफ्टर दैट in 2006 when I was in graduation, no, second year most probably I think,
तब मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग। तो दैट प्लान बिकेम अ स्केप रूट फॉर मी, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कर लूंगा तो मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा और मुझे ये दुकान से छुटकारा मिल जाएगा, बिकॉज दैट टाइम मैंने बहुत साल अपनी दुकान में बिता लिए थे। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग नो डिफरेंट। सो आई वॉजंट नोइंग कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई आसान रास्ता नहीं होगा, बट एस्केप प्लान के तौर पे मैंने उस रास्ते को चुन लिया। आने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे भी अब बहुत संघर्ष है, या मतलब नो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं कैसे शुरू करूँगा, आइडिया तो कुछ नहीं था। तो सेल्स है, लोगों को पिच करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड आई वाज़न्ट अ गुड कम्युनिकेटर। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मैंने कभी भी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिवाय क्लास 8 के। एक बार एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाया था, बीच में सॉरी थैंक यू बोल के आ गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज सो बैडली बुलीड बाय माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स कि मैंने कभी स्कूल की किसी ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ये पता चलता है तो ये तो खेल ही सारा कम्युनिकेशन का है। अब मैं घर पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें तो करके आ गया, अब यहाँ पे हाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और अब करूँ क्या? तो बट शायद उसी बड़बोलेपन के वजह से एक ईगो रहता है ना, एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला एक थिन लाइन रहती है, तो यार अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। बिकॉज ऑफ दैट आई नो कंटिन्यूड, एंड दैट वाज माय मतलब लर्निंग फेज, जहाँ पर मैं एक्चुअली में ग्रो किया। मैं वो बना जो मैं बनना चाहता था, या शायद मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, बट वो जो बचपन का शॉप का बिजनेस का अनुभव रहा, 1 दशक का जो डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव रहा, उसने शिव अरोड़ा को, मतलब मैं कोल सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आज मेरी कुछ भी चमक है तो उन संघर्षों ने उस कोयले को खूब रगड़ा है साहब। नो 10 साल मेरे ख्याल से आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम किया। 1 दशक पूरा, और पिछले 9 साल से कॉन्टिन्यूस मैं इस कोचिंग फील्ड के अंदर में एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा ना अगला सवाल, जैसे आपने बताया कि आपकी जो जर्नी थी वो बचपन से ही शुरू हो गई थी जी। आप है ना अपने पिताजी के साथ दुकान में जाके बेचा करते थे, जाना करते थे जी। तो वो अपने आप में काफ़ी एक चीज़ होती है कि बचपन से ही जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप जाके काम कर रहे होते हो, तो वो बड़ा ही एक बहुत मुश्किल सा फेस होता है, और लेकिन वो आप मेरे ख्याल से उसी वजह से शायद आप आज इस मुकाम पर भी हैं। मेरा सर अगला सवाल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही है। आपने कहा कि आपकी जर्नी की जो शुरुआत थी वो नेटवर्क मार्केटिंग से हुई थी। जी। अब सर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये एक ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा रोस्ट वीडियोस, इसको एक्सपोज करना, इसके बारे में भला बुरा कहना कि जी ये सस्ते को महंगा बना के बेचते हैं, ये ऑडी मर्सिडीज़ के सपने दिखाते हैं, ये तो लूट लेते हैं, ये तो कोट पहन के घूमते हैं। मतलब अगर आप बाहर विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर शूट को एक बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ उसी सूट को शादियों में पहनाया जाता है। उन्होंने कहा जी शादियाँ पहनो उतार दो, उसके अलावा अगर कोई सूट पहनता हुआ मिल जाए, मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला समझते हैं उसको, उसके अलावा कुछ नहीं समझते। जबकि एज अ बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमारे इंडिया के अंदर आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हो गई है जी। तो कई लोग जैसे इंटरनेट में बोलते हैं कि जी मैंने सूट पहनना इसलिए छोड़ दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले पहन के घूमते हैं, तो कोई मुझे वो ना समझ ले। तो सर इतना इस इंडस्ट्री को इतना एक्सपोज किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है इस इंडस्ट्री को, लोगों को इतने ताने मारे जाते हैं, ऐसा क्यों है कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी होने के बावजूद भी तब भी इतने मतलब एक ऐसे अंधेरे में है जहाँ पर लोग इसको पसंद नहीं करते, और काफ़ी स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री के अंदर इस नाम को प्रमोट करने के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? राजेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल भी एकदम ऐसा ही नहीं है, है ना। देखिए साहब, परसेप्शन कैसे बनता है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं, ठीक है ना, वो लोग जब किसी प्लान से रूबरू होते हैं, मुखातिर होते हैं, तो उनके लिए कोई स्कैम प्लान्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, क्रिप्टो वाले प्लान होते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट एक जो स्कैम चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, अब एक बाहरी व्यक्ति अगर उस प्लान को देख रहा है, फॉर दैट इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, विच इज़ नॉट। एक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है जो जहाँ पर देर इज़ नो रोल ऑफ प्रोडक्ट, ओनली मनी सर्कुलेशन चल रहा है, सब हवा में काम चल रहा है। एग्जैक्टली, विच इज बैंड नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस काम को बैन कर रखा है, लेकिन एक जो इंसान है, कॉमन इंसान है,
जो इस इंडस्ट्री से ही उसका परिचय नहीं है, तो वो उस इंडस्ट्री को क्या समझता है, उस प्लान को क्या समझता है, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग प्लान। तो बाहर वालों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो क्रिप्टो है, जो स्कैम्स है, इट इज़ ऑल द सेम। तो एक परसेप्शन निगेटिव इसलिए चला जाता है। दूसरा, जो डायरेक्ट सेलिंग एथिकल कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड है ना, जो बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को बहुत अच्छी सफलता भी मिली है काम करके। मैंने 1 दशक काम किया, बहुत अच्छा अनुभव लिया, पैसे भी लिए, सब कुछ हुआ है ना। तो इस तरह की जो कंपनीज चल रही हैं, दे आर डूइंग इट वेरी गुड। लेकिन इसमें कई लोग कुछ बड़बोले होते हैं, है ना, जो सेल्स करना अपनी स्किल्स के ऊपर में नहीं जानते हैं, तो वो ड्रीम सेलिंग करने लगते हैं। ड्रीम सपने दिखाना बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं आपको सपने माँ बाप सपने दिखाते हैं हमको, बेटा नौकरी करेगा, एक गाड़ी होगी, बड़ा होगा, अच्छी लड़की मिलेगी, घर होगा, रिस्पेक्ट होगी, सपने तो भी दिखाते हैं। तो सपने वो नहीं देखेगा तो फिर वो अचीव कैसे करेगा? काम ही नहीं कर पाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन सपने बेचना और सपने दिखाना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आप केवल ड्रीम सेलिंग ही करते चल जाएंगे। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ गलतियां हुई कुछ लोगों के वजह से। तो पर्टिकुलरली कुछ लोगों के वजह से या कुछ गलत कंपनियों के वजह से यू कैन नॉट ब्लेम द होल इंडस्ट्री। अच्छा, अब अगर मैं लोगों की बात करूं या ट्रोलर्स की बात करूं, तो फर्क नहीं पड़ता है उनसे साहब, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम ट्रोल करना है। सलमान खान की मूवी आई अभी रिसेंट में, कौन सी मूवी आई थी जो बहुत अच्छा चली, मतलब समझ रहे हो, चली तो नहीं, फ्लॉप हो गई, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, बहुत सारी। अब किसी हीरो की मूवी नहीं चलती है तो लोग उसको ट्रोल करना चालू कर देते हैं, एक्टिंग नहीं आती है ना। ये डू यू रिमेंबर द वर्ल्ड कप इंडिया लॉस्ट, जिसमें धोनी वाज मतलब जस्ट एज अ प्लेयर ही प्लेड, रांची में उसके घर के बाहर उसका पुतला जलाया जा रहा था। लेकिन वही धोनी जब वर्ल्ड कप लेके जाता है तो फूल मालाएं मिलती हैं। तो किस इंडस्ट्री के अंदर में ट्रोलिंग नहीं है? क्या हम अपने पॉलिटिशियंस को ट्रोल करने से पीछे हटते हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान को किसी ने नहीं छोड़ा, धोनी साहब को किसी ने नहीं छोड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने नहीं छोड़ा ना ट्रोल करने से। तो अगर डायरेक्ट सेलर्स को भी अगर ट्रोल कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है ना। उस ट्रोलर्स की रोजी रोटी भी तो चलनी चाहिए। तो इससे अगर उनकी रोजी रोटी या उनका यूट्यूब चैनल या इसमें उनको व्यूज मिलता है तो मिलने दीजिए, तो अच्छा है। मतलब आई डोंट हेट ट्रोलर्स ना, तो फाइन चलता है। MLM के अंदर सर ना कई लोग कहते हैं कि जी इनके प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं। MLM डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के बारे में मैं कहूँगा साहब, कंपेयर इट विद द ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट की रियलिटी अब मैं आपको बताता हूँ। टमाटो केचप है, टमाटो नहीं है। काजू बिस्किट में काजू नहीं है। फ्रूट जूस के अंदर में फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ जनता जाए कहाँ? अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग की बात, मैं बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, नॉट जस्ट वन कंपनी, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर में जाता हूँ, तो जिसके प्रोडक्ट जो मुझे अच्छे लगते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा ट्रस्ट मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को इसलिए करता हूँ बिकॉज वहाँ पर एक पर्सन जो डायरेक्ट सेलर है वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है ना। मैं एक प्रोडक्ट लेके आता हूँ, रैंडमली कोई भी मिक्सचर लेके आता हूँ और उसके अंदर में कोई कीड़ा वगैरह मेरे को मिल जाता है, मैं जाके किससे लड़ूंगा? वो लाख करोड़ की कंपनी से जाके लड़ूंगा? वो जाके 10 रुपये का मिक्सचर का पैकेट उस दुकानदार से लड़ेगा। दुकानदार बढ़िया स्वभाव का होगा तो उसके 10 रुपये वापस कर देगा, अदरवाइज क्या होगा? वो बोलेगा यार मैंने तो तेरे को मैं क्या करूँ, कंपनी से जैसा है तो दे दिया, ठीक है। तो मतलब वहाँ तो ट्रेडिशनल मार्केट में तो सुनवाई है ही नहीं। आप 1 लाख 1,000 करोड़ की कंपनी से केस लड़ने तो जाओगे नहीं। आप यूट्यूब में एक वीडियो बना के डाल दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करोगे, आपको रिस्पॉन्स मिल गया तो ठीक है ना, आप कोई दावा ठोक दोगे, मानहानि का केस कर दोगे, तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देगी, आप चुप करके बैठ जाओगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में समझिए, एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट सेलिंग की ये बाध्यता भी हो जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट अच्छे दें। अब जब अच्छे देंगे तो अच्छे दाम भी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 10 रुपए के प्रोडक्ट को 1000 का बना के बेच दे रहे हैं या 100 का बना के बेच दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियां करती हैं,
तो कुछ के लिए आप पूरी इंडस्ट्री पे उंगली नहीं उठा सकते हो, मेरा कहना तो सर ये एक है। अच्छी कंपनी कैसे चुनी जाए MLM एक के अच्छी अंदर? कंपनी उसके प्रोडक्ट के थ्रू चुनी जाए। आप एक ऐसी कंपनी से, मतलब सपोज उसका कॉम्पनसेशन प्लान होता है, आप उसके साथ अपना एक बिजनेस चालू करते हैं, उससे पहले ये सोचे ना कि इसके प्रोडक्ट को मैं इसके कॉम्पनसेशन प्लान से ना भी जुड़ूं तो क्या मैं इसके प्रोडक्ट को अपने फैमिली में लाना चाहूँगा, अपने घर पे लाना चाहूँगा, इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो अगर वहाँ आप सेटिस्फाइड होते हैं देन ओनली द गेम ऑफ बिजनेस बिगिंस ना, बिकॉज आप वही चीज लोगों को रिकमेंड दिल से करोगे जो आप यूज कर रहे हो। अब यहां पर प्रोडक्ट यूज करने से किसी को मतलब नहीं, प्रोडक्ट बेचने का काम अगर करना है तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग प्लान कंपनी नहीं चुनी जाती है। नो, यू हैव टू बी कन्विंस्ड टू कन्विंस। क्या बात है। अभी सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई समय से मेरे मन के अंदर भी था। जी अब सर अगला सवाल, आपकी किताब है सेल इट लाइक अ बिलियनियर, जी किताब है आपकी जो पीछे लगी हुई भी है। जी तो आज के समय में सर ना सेल्स बेचना, इतनी ट्रेडिंग्स हैं, इतनी किताबें हैं, इतने प्रोग्राम हैं, देश विदेश के ऑथर्स हैं, लोग सबको पढ़ते हैं, सारे पैंतरे लगाते हैं, उसके बाद भी लोग सेल्स में स्ट्रगल करते हैं। अब जी। सर आपने ये किताब लिखी है तो मैं चाहता हूँ कि बेचना कैसे आसान है और कैसे मुश्किल है, और अगर उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? रावत साहब, सबसे पहले मैं कहूँगा कि सेल्स कन्विंस करने का नहीं, कन्विक्शन के साथ करने का काम है ना। भरोसा खुद पे कन्विक्शन कब पैदा होगा? जब आप काम सही ढंग से कर रहे होंगे। मैं ऐसा कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर में दो चीज़ कर लो, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। पहला, ईमानदार हो जाओ, 90% कंपटीशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज ईमानदारी मिल नहीं रही है लोगों को। तो आप सही ईमानदार हो बात गए है। तो आपने 90% कंपटीशन खत्म कर दी। दूसरा, आप हासिल करना चालू कर दो, मेहनत करना चालू कर दो। आज लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। 100 रुपया लेते हैं, 100 रुपये का काम करके देना नहीं चाहते हैं। 100 रुपये में भी है ना ठगी करते हैं लोग। ऑफिस में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। मतलब यू आर सपोज टू वर्क इन योर ऑफिस बट यू आर नॉट वर्किंग। ये भी तो चोरी होती है। ऑब्वियसली बात है। तो आप चोरी करके कामयाब नहीं हो सकते। जिस तो काम से आप पेट भर ईमानदार रहे हो हैं। जाएं, हार्ड वर्किंग हो जाएं, तो आपने 90% कंपटीशन खत्म कर दी। अब अगर मैं सेल्स के कंटेक्स्ट में वापस आऊं तो इस बात को समझिए कि पीपल आर स्मार्टर। आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लोग, तो स्मार्ट है है ना, स्मार्ट है। आज बच्चे 6 महीने के नो लाल टमाटर बड़े मजेदार देखकर खाना खा रहे हैं। ऑब्वियसली बात ठीक है, एंड दे नो कि मम्मा ये यूट्यूब का आइकन है, ये वाला आइकन प्ले करो। ठीक है, तो आज सारे लोग स्मार्ट है। तो आज के टाइम में हमको सेल्स में कोई पैतरा ही नहीं लगाना है। सेल्स में कामयाब होने के लिए यू जस्ट हैव टू बी रियल, ऑनेस्ट, जेन्युइन। जेन्युइन। लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं सोचते हम? देखिए साहब, किसी ट्रेनर कोच का मैंने भी सुना था लाइन कि तब तक फॉलो अप लो जब तक वो तुमको ये ना बोल दे कि मैं तुमको गोली मार के भगा दूंगा। मेरी बात को समझिए। स्टेज से ये लाइन सुनने में बहुत मजा आता है, बट एक्चुअली हमको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के पीछे पड़े। वी नीड टू डू अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मोमोज मेरा गरम है, खा लो काय की शर्म है, मोमोज मेरा खस्ता है, खा लो बड़ा सस्ता है। ये मेरी लाइन नहीं है। हावड़ा में एक मोमोज वाला है, ये इस तरीके से वो बेच रहा है। 4 मोमोज वाले उसके सामने साथ में लगा के रखे हुए हैं, वो बेचारे खाली बैठे हैं, इसके पास लाइन लगी हुई है। बात को समझिए। बादाम बादाम दादा काचा बादाम, एक बादाम वाला नहीं, 1000 बादाम वाले बादाम बेच रहे हैं, लेकिन एक बादाम वाला वायरल हो जाता है। क्यों? He is doing work in a different way, in a unique way. You need to understand. शहीद भगत सिंह साहब ने क्या कहा था? ये गोरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता, ये बहरे हैं, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। असेंबली में बम फेंका, लेकिन वो बम से किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुआ। वो इसलिए फेंका गया था कि गोरों का ध्यान हम पर आए, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सेल्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अटेंशन जो लेगा वो अटेंशन कैसे आएगा? तो यू नीड टू शाउट आउट टू स्टैंड आउट, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग हार्ड वर्क। आप फीडबैक लो,
सेल्स का क्या बोलते हैं, सेल्स तब तक होती है ना जब क्लोजिंग तक सेल्स होती है। असली काम क्लोजिंग के बाद शुरू होता है, ये लोगों को समझना है। सेल्स आफ्टर सर्विस, है ना। अगर मैंने आफ्टर सेल सर्विस रावत साहब को बढ़िया दे दी और मैंने 100 रुपए लिए इनसे और मैंने 200 रुपए का काम करके दे दिया, रावत साहब जिंदगी भर किसी ट्रेनर को से शिव अरोड़ा को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको पता है कि यार ये 100 रुपए में 200 रुपए का काम करके चल जा रहा है और ये ईमानदार है, कहाँ से आपका रिप्लेसमेंट लाएंगे। सो आज हम जिस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट में हो ना, वो कॉर्पोरेट में हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हो, हम एक दो ट्रेनिंग तो हमारी होती ही नहीं है, 6 महीना 3 महीना साल 2 साल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है। एंड यही फिलॉसफी है साहब, और यही सेल्स के नियम है। सेल्स के अंदर में मैंने अपनी किताब के अंदर में भी ये चर्चा किया है कि हम बोलते हैं कस्टमर्स आर द गॉड। क्या ये लाइन आज भी रिलेवेंट है? अब देखिए, मेरे दादाजी मुझे बताते थे कस्टमर्स भगवान का स्वरूप है, इनके साथ अच्छे तरीके से हमको बातचीत करना है, बिहेव करना है ना, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना, अच्छे से बात करो, रिश्ता बनाओ। सही बात है। फिर बिजनेस इवॉल्व होने लगा तो क्या होने लगा, हम इसी कस्टमर्स को किस तरह से देखने लगे, नंबर्स में देखने लगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी घटाओ ना। तो वी स्टार्टेड चीटिंग आवर गॉड्स एंड दैट इज हाउ सेल्स बिजनेस स्टार्टेड फॉलिंग। आज के टाइम में ये वापस से इंटरनेट में वो युग आ गया, कस्टमर्स आर स्टिल द गॉड, बिकॉज अगर आज हम गॉड को चीट करेंगे, कस्टमर को चीट करेंगे, तो वो इंटरनेट पे डाल देगा, जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हैम्पर हो जाएगी। सो चाहो ना चाहो अब आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, बिकॉज योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स आर मोर स्मार्ट। अब तो हर जगह नज़र में है, हर जगह कैमरे लगे हैं। सो सेल्स मतलब सेल्स ईजी तब हो जाती है जब यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सेल्स। सेल्स में डिफ़िकल्टी क्या है, सेल्स का खूबसूरत पार्ट ये है, और जो सेल्स का खूबसूरत पार्ट है वही उसका अभिशाप भी है, कि सेल्स में कोई भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, अनपढ़ भी आ सकता है, कोई बैरियर नहीं है। कोई बैरियर नहीं है, सब आ गए। अब जो एक सेल्स लीडर है, या डायरेक्ट सेलिंग का हो, या कंपनी में HR हो, या जो उनकी कंपनी की ट्रेनिंग देखता है, वो उसको मोटिवेशन के दम पे चलाता है। वो सेल्स वाला आके बोलता है, सर कल मैं 20 जगह पे विजिट किया, धंधा नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला। अरे वेरी गुड, आपने ट्राई किया ना, कीप ऑन ट्राइंग। नो का मतलब जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन। नो नो नो, बत्ती लगा दी उसको। नो का मतलब है, अगर आप मेरे को रावत साहब से नो मिला तो आई विल एनालाइज कि मैंने इनको कैसे पिच किया, है ना, मैंने इनको क्या बताया, नहीं बताया, गलती कहाँ पे हुई। आई विल डू द एनालिसिस। उसके बाद इन नो का मतलब ये है कि पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर आगे बढ़ो। और यहाँ तो बोल देते हैं कि बस नो, लाइक बोलते हैं एक मड अगेंस्ट वॉल फॉर्मूला, कि आप मट्टी को वॉल में फेंकते जाओ, कुछ ना कुछ तो चिपक जाएगी। तो ये सेल्स की ट्रेनिंग रही, ये सेल्स की थ्योरी रही, जिसके वजह से लोग पीछू पड़ना चालू हो गए लोगों के। एंड इसके वजह से विश्व के अंदर में 97% लोगों का परसेप्शन ये बन गया कि सेल्समैन पुशी होते हैं। आप एयरपोर्ट से निकले, आपको टैक्सी चाहिए ना, आपके पास 4 आदमी आ जाते हैं, बोलते हैं साहब टैक्सी चाहिए, साहब टैक्सी चाहिए, आप एक से भी बात नहीं करते हो, मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं। मोबाइल निकाल कर बैठ जाते हैं, बट वहां पे मोबाइल या ऑनलाइन सेवा ना भी हो, यू डोंट केयर टू समवन, यू डोंट गिव अटेंशन टू समवन जो आपके पास दरवाजे में चल के आ जाता है। आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट जाओगे, अमेजन में जाओगे, खरीदोगे, लेकिन वही कोई सेल्समैन वही प्रोडक्ट लेके आपके दरवाजे पे आ जाएगा, आप उसको बिना सुने दरवाज़ा बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको बेचने आया है। पीपल वॉन्ट टू बाय, बट दे डोंट वॉन्ट समवन टू सेल यू ना। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग, make people buy. This is the concept of selling. How you can make them buy? By understanding the need, by building the relationship, by building rapport, by creating demand. And your service, your product, जो आपका है, जो उसका नीड है, वो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच होना चाहिए ना।
आप रियल एस्टेट में 50 लाख रुपए का फ्लैट बेच रहे हो, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी मैच ही नहीं खा रही है उस 2 करोड़ के प्रॉपर्टी से जो आप बेच रहे हो। गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं, आप बेचने जा रहे हो, एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अटायर। भिकमंगा, भिखारी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रियल वंस एंड द नीडी वंस, बट एक भिखारी सूट पहन के आपके पास आ जाएगा, गॉगल्स लगा के बोलेगा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, विल यू गिव हिम एनी सिंगल पेनी, विल यू हेल्प हिम? नो। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि इसके पास तो यार तो भला चंगा लग रहा है। तो भिखारी को भी पता है कपड़ा कैसा होना चाहिए, फटेला, फटा फुटा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बनी हुई नहीं है, चेहरा कैसा होना चाहिए, थकेला, गंदा चेहरा। तो मैं बोलता हूँ थकेला फटेला लगेगा, तो उसको भी पता है, और उसको ये भी पता है लाइन कब कहाँ कौन सी बोलनी है। जब एक लड़का लड़की को वो मंदिर के अंदर में जाते हुए दिखेगा तो बोलेगा जोड़ा सलामत रहे। लड़का अभी इजहार नहीं कर पा रहा था, भिखारी ने दिल की बात बोल दी, वो सीधा 50 का नोट पकड़ा के निकाल के पकड़ा देगा। 100 का भी दे सकता है। दिल की बात। तो साहब आप सेल्स में हो, आप ये नहीं समझोगे कि मेरे को कब कहाँ क्या बोलना है, तो कब कहाँ क्या बोलना है तब बोल पाओगे जब समझोगे। एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक सेल इट लाइक बिलियनर, कि अपने को ब्रांड बन के बेचना है, अपने को पिच्छू बढ़ के नहीं बेचना है, अपने को अपने आप को तराश कर बेचना है, अपने आप को अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है, शाउट आउट टू स्टैंड आउट, लोग हमारे पास आए, अपने को पुल करना है, पुश नहीं करना है। सो नो, समराइज करने का प्रयास किया मैंने रावत साहब। बिल्कुल सर, थोड़ा सा शानदार चीज़ कही। ये सर आपने जो बात की ना ब्रांड वाले अटेंशन वाली, ये जब मैं आया था सेल्स की इंडस्ट्री में तो मैंने भी इसको इस्तेमाल किया। सारे लोग को डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोल्ड कॉलिंग कर रहा है, पीछे पड़े कस्टमर के, बिल्कुल सुबह से शाम तक बिल्कुल परेशान है, और उसके बाद भी सेल्स हो ही नहीं रही है। जब हम आए सर तो उसके बाद जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो लोग खुद बात करना चाहते हैं, लोग खुद चाहते हैं कि हम एक बार जी जो राजेंद्र जी से बात कर लें, हम खरीदना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हम खरीदने के लिए तैयार है, बस एक बार बात करवा दीजिए हमारी आप कैसे भी। तो सर मुझे समझ में आया कि अगर आप ब्रांड बन जाते हो तो सामने वाला आपसे नेगोशिएट करता ही नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो खुद चाहता है कि मैं इससे ख़रीदूँ, इसके साथ बातचीत करूँ, इसके साथ मैं ख़रीदूँ, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता इसके साथ रखूँ, और उसके बाद जब हम उसे बेच देंगे तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो सर ने भी यहाँ पे कुछ बात बताई, सेल्स की कुछ टेक्निक बताई, वो कमाल किया। क्या बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा रावत साहब, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब दे आर लाइक फ्रेंड्स, जिनको पिच तो ऐसा क्लाइंट किया था लेकिन रिश्ता बन गया तो दोस्ती वाला हो गया, दोस्ती वाला हो गया। 5 साल पुराना रिश्ता होगा, काम अभी तक नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग नहीं कराई, ठीक है, वो हल्के में लेते हैं फिर। हाँ, लेकिन देखो हमने दोस्ती को रखा। अब वो हमको बोलते हैं कि सर XYZ ट्रेनर है, हमको डेली उनका कॉल आता है, ठीक है। अब मैं अगर उनको पुश कर दूंगा ना हल्का सा, वो मेरे से ट्रेनिंग करा लेंगे, बट दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव कि मैं एक ट्रेनिंग कर लूँ। मैं एक ट्रेनिंग कर लूँगा, मेरे को 1-2 लाख रुपया मिल गया, मेरी बात को समझना, क्या 1-2 लाख रुपये से मेरा क्या होगा? और वो मेरे से जो ज़बरदस्ती ट्रेनिंग करवा लेंगे, जो हमारा संबंध था वो भी ख़त्म हो जाएगा। सही बात है। तो अगर उनकी नीड और मेरी डिलीवरी जिस दिन मैच करेगी, बड़ा धंधा होगा, ऑब्वियस बात है, 50 लाख 1 करोड़ का धंधा करेंगे। लेकिन एक ट्रेनिंग में ज़बरदस्ती करके, कॉलिंग कर करके लोग, मतलब लाइक मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स से मी कि वो तो मेरे पीछे पड़ गए, मैंने उन्होंने देखा इंस्टाग्राम पे मैंने आपके साथ पिक डाली, तो अगेन मुझे कॉल आ गया, बोला आप इनसे प्रोग्राम करा रहे हैं, एक बार आप मेरे से भी करा के देखिए। तो आप समझिए वो क्लाइंट मुझे ये सारी कहानी बता रहा है, तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो ट्रेनर या जो भी ट्रेनर है, दिस थिंग्स नीडेड टू बी अंडरस्टैंड बाय एवरीवन। आप क्या कर रहे हो? खुद की इज्जत नहीं कर रहे आप। एंड जब आप किसी और की बुराई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी नीचा ला रहे हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेल्स, यही मिस्टेक्स है जो लोग सेल्स के अंदर में कर देते हैं, मतलब डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट ही तो नहीं, कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी करेंगे, कैसे भी कमाना है हमें, ठीक है। अब कॉलेज वाले लड़के को भी पता है कि मेरे को अगर आई लव यू 2 सुनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो यार वो 18 साल के लड़के को समझ में आ रही है बात ना, आप तो खिलाड़ी हो यार, आप सिखाते हो। सर अगला मेरा सवाल, जैसे अभी सेल्स की हम बात कर रहे थे जी, तो पहले हमने MLM की बात की, फिर हमने सेल्स की बात की, अब मैं सर आपसे बात करता हूँ व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी। अब सर कामयाब हर कोई होना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं कामयाब बनूँ, लेकिन अब कामयाबी भी तभी मिलेगी ना आपको जब उस लायक की तैयारी करोगे, उस लायक का व्यक्तित्व आपका हो जाएगा।
पर बहुत सारे लोग बिना व्यक्तित्व के, बिना पर्सनालिटी के या बिना अपने आप को ग्रो अप किए वो चाहते हैं कि कामयाब हो जाए। तो किसी को अगर ग्रो करना है, सफल बनना है, तो व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे वो कर सकता है और कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए? देखो साहब, जो बिना व्यक्तित्व के विकास के सफल होना चाहता है तो ये उसी तरह से है, वो स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। सही बात है। स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास के बिना सफलता असंभव है, बिल्कुल भी असंभव है। नो, व्यक्तित्व का विकास का मतलब क्या है? नो, 3-4 बातें आती हैं इसमें, आप इस बात को समझिए। लोगों से बात करने की कला, कम्युनिकेशन, लोगों को हैंडल करने की कला, एक सिचुएशनल विजडम और एक खुद को हैंडल करने की कला, मतलब नो एक सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में एक सेल्फ डेवलपमेंट एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है मैं आपके साथ कैसा व्यवहार बनाऊं। दूसरा, सिचुएशन हमको कभी भी कैसी भी आ सकती है, उस सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उस सिचुएशन को डील करने के लिए, तो हमारा एटीट्यूड, सिचुएशनल विजडम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने अंदर निखारेंगे नहीं, हम कैसे कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे? अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में, हम सेल्स में हैं, किसी भी फील्ड में रहो, बट आपको यू नीड टू हैव अ गुड पर्सनालिटी। एंड गुड पर्सनालिटी डजंट मीन कि आपने अच्छे महंगे कपड़े पहन लिए और आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद निकल गया। आपके शब्द, आपके चलना, शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग मैटर्स। तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिकता में आती हैं और ये आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। ये दुर्भाग्य है। बट देयर आर मेनी लाइफ कोचेस, देयर आर मेनी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो हमको ये चीज़ सिखाते हैं। एंड ये चीज़ एक तरह से प्रैक्टिकल MBA जैसा है, जो आप MBA करने के बाद किसी जॉब के अंदर में जाके एक लंबा समय देने के बाद सीखते हैं ना, वो पहले सीख जाते हैं। वो पहले आप सीख जाते हैं। व्हेन यू बाय एनी ट्रेनिंग और कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द कोचेस ना, मैं तो ऑफर ही नहीं करता ज़्यादा, मैं तो अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, रियल एस्टेट, डायरेक्ट सेलिंग में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। लेकिन जो लोग भी ऑफर करते हैं उनसे सीखिए, उनसे सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा बात है सर। एक अगला सवाल मेरा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ट्रेनर भी हैं जी तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी ना ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है जी कि आके आग लगा देते हैं, कहते हैं कर दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, आग लगा दोगे। जैसे आप कह रहे थे कि सेल्स में कि जी कितनी मिट्टी फेंको कोई तो दीवार में चिपकेगी। तो कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस तरह से लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं और करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं वो जो एक नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं अभी एक ट्रेनर का पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने अपना मोटिवेशनल स्पीकर नाम ही हटा दिया। उनसे पूछा गया क्यों आपने हटाया, उन्होंने कहा जी लोग ना मतलब थोड़ा अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, अब तो ये गुब्बारे में हवा भरेंगे, फिर ये उड़ना सिखाएंगे हमको। तो मोटिवेशनल स्पीकर ये सर एक मोटिवेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी के अंदर काबिलियत है और उसको अगर होप देनी है तो उसको कहानी सुना के, उसको मोटिवेट करके, दूसरों को एग्जाम्पल दे के उसके अंदर वो चीज़ें प्लांट की जाती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। बट ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो बातें हैं उनको इतना ट्रोल क्यों किया जाता है? मोटिवेशन कितना ज़रूरी है और एक कैसे लेना चाहिए ताकि वो गलत इम्पैक्ट ना करे कि जो मिट्टी फेंकी कितनी चिपकी कितनी गिरी, वो ना हो, रियल लाइफ वाला जो मोटिवेशन है वो हो। हमारी भी PR टीम ने ना हमसे ये कहा था कि सर मोटिवेशनल स्पीकर वर्ड को थोड़ा सा अगर हम स्केप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपने पूछा, हमको सजेस्ट किया था, बट मैंने नहीं रिमूव किया। उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताता हूँ। और जो ट्रोलर्स हैं, आई बिलीव दे आर राइट। अगर मैं आपको हर काम में कहूँ कि नो यू कैन, आप UPSC एस्पिरेंट है, आप IAS बनना चाहते हैं, पिछले 3 बार से 2 बार से आप फेल कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, एंड आई जस्ट से नहीं होगा रावत साहब, एकदम होगा, लगे रहो। मे बी यू हैव बीन मेड फॉर समथिंग एल्स, समथिंग बिग। यू हैव नॉट बीन मेड फॉर दिस थिंग। जब समझ में आ गया कि फेल हो गया तो फिर एग्जैक्टली यू नीड टू एक्सेप्ट। मैं हर चीज़ में
पॉजिटिविटी देते नहीं होना रहूं. चाहिए। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर. बट लोग इस नज़रिए से देखने लग गए मोटिवेशनल स्पीकर को कि इन एवरीथिंग दे से कि ना कर हो लोगे, सकता है, कर लोगे। सकते हो. नो, एक्चुअली हम ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, अगर कुछ लोग करते हैं तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा. The word motivation comes from a Latin word which means move. Move. है ना, मूव करो, मोशन में लाए हम. ठीक है, जिसका मोटिव का मतलब क्या होता है? पर्पस. So a job of a motivational speaker to help you to figure out your purpose. This is so crazy. अगर लाइफ में किसी को उसका पर्पस मिल जाए, वो कितना बड़ा कर सकता है. पर्पस मतलब उसका विजन उसको मिल जा रहा है. लाइफ में जिसको उसका विजन मिल जा रहा है, उसको सब कुछ मिल गया. विजन इज सो इम्पॉर्टेंट. Why only 3-4% have the world's 97% wealth? Because they know their why, their purpose, their vision is clear. So a job of a motivational speaker to help you to figure out your purpose. और अगर इस चीज़ के लिए मुझे ट्रोल भी किया जाता है, सो आई डोंट माइंड बीइंग ट्रोल्ड. 2-5 लोग अगर ट्रोल कर भी ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी एक व्यक्ति के लाइफ में भी एक सकारात्मक बदलाव ला पा रहा हूँ, माई लाइफ इज फुलफिल्ड ना. लोग क्या कहते हैं उससे तो फिर मैटर नहीं करता है. एंड मोटिवेशन क्यों नहीं चाहिए? मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड. ऐसा कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड लाइक अ लाइटर. नो, तो बहुत सारे लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं. आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉडकास्ट कितने लोग करना चाहते हैं? हजारों नहीं, लाखों साहब. हिंदुस्तान के अंदर में ही हो सकता है करोड़ों लोग चाहते हो पॉडकास्ट करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं ना. सो इफ यू गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, दैट आइडिया मे बी आपका हो, किसी और का हो, बट यू गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट आइडिया. सो क्या ये मोटिवेशन खराब था which brought you here? No, you are doing excellent podcast with amazing people, with amazing coaches, with amazing trainers, and you yourself is an amazing trainer. So क्या अच्छा नहीं है ये मोटिवेशन? बिल्कुल अच्छा है और ज़रूरी भी है. Now, अब एक बात बताइए, हर वो अर्जुन जो शस्त्र छोड़ना चाहता है या छोड़ चुका है, उसको भगवान श्री कृष्ण चाहिए ना, जो उसको ये मोटिवेट करे कि शस्त्र उठा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है. तो बॉस मोटिवेशनल स्पीकर. जामवंत जी ने भी हनुमान जी की शक्तियां जगाई थी. बिल्कुल, तुम हो, कुछ तो करो, तभी तो उनके अंदर शक्तियां भी है ना. तो भगवान ने हमको सारी शक्तियां दे दी. तो यू हैव कोटेड अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हनुमान जी एंड जामवंत. जैसे आपने कहा ना सर, बहुत सारे लोग शुरू करना चाहते लेकिन शुरू नहीं कर पाते. जैसे आपने पॉडकास्ट की बात की जी, तो जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था जी, तो मैंने ये सोचा सर कि जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो हम ऐसी एक कम्युनिटी तैयार करेंगे जहाँ पर कोई भी इंसान आए तो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, जो जीवन में चाहता है कि उसका होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, उसको सीखना है, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है कि मुझे कुछ तो करना है. क्योंकि सर जब मैं 2018-19 से जब मैं गांव में था तो मैं क्या करता था, मैं सबकी जितने भी ट्रेनर स्पीकर्स थे सबकी मैं वीडियोस निकाल के डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में फीड करता था. फिर उसको रोज़ देखता था, सुबह शाम देखता था, ताकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, अपने अंदर एक होप जगे कि हाँ ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं. कुछ किताबें पढ़ी, लोगों को सुना, तो उससे क्या हुआ, एक होप जनरेट हुई. तो मेरा सर ये है कि लोग जो पैसे लगा के लोग सीखते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी के अंदर वो आए और वो फ्री में सीखे. ना, मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर हम कुछ कंट्रीब्यूट करें. और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके लिए कुछ अच्छा होगा तो हम आपको जरूर रेकमेंड करेंगे कि आप जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, किताब पढ़िए, सर की किताब है, आप किताबें पढ़िए, तो ज़रूर हम इस चीज़ को रेकमेंड करेंगे. बट हम चाहते थे सर हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करें. और जब उसको शुरू करना चाहता था सर, तो बहुत परेशानियाँ आई, क्योंकि एक तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ है. आपको ट्रैवल करके आना है तो एक दिन पहले आपको आना है. आप अभी जैसे कोलकाता से आ रहे हैं, मैं अभी जो उत्तराखंड से आ रहा हूँ, तो एक दिन पहले मैं भी आया, आप भी सुबह बाय फ्लाइट आए, फिर हम ट्रैवल करके नोएडा आए. यहाँ पे हम स्टूडियो में अभी हम इसको शूट कर रहे हैं, फिर हम वापस घर जाएंगे, फिर ये शूट होगा, एडिट होगा, फिर कट होगा, फिर अपलोड होगा, फिर थंबनेल बनेगा. एक बहुत बड़ी जर्नी इसके अंदर है और एक बहुत बड़ी स्किल्स इसके अंदर छुपी हुई हैं. लेकिन बहुत सारे लोग शुरू नहीं कर पाते. बट सर जब मैं शुरू करना चाहता था तो मेरे अंदर भी कई सारी जो है दिक्कतें आई मेरे को कि मैं पता नहीं कैसे करूँगा, क्या करूँगा. बट एक मोटिवेशन था, लोगों को सुना कि चलो ठीक है इसको कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा. तो सर ने बड़ी शानदार बात कही. अगला सर मेरा सवाल आपके लिए एक और है
वो सर ये है, बहुत सारे लोग ना ड्रीम्स देखते हैं, जैसे आपने कहा कि सपने देखते हैं और सपने लिखते भी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भागते भी हैं, क्योंकि आप तो एज अ ट्रेनर हैं और गोल्स की आप काफ़ी बातें करते हैं। तो जब कोई ड्रीम्स देखता है, कोई सपने देखता है मुझे ये हासिल करना है, फिर उसको करने के लिए काम भी शुरू करता है, बट कई बार ना उसके ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, वो आधे अधूरे हो जाते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है कि शायद नहीं होगा मुझसे, शायद मैं इस लायक का हूँ ही नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो सही गोल्स कैसे लिखें, उन्हें हासिल कैसे करें, और अगर कभी डीमोटिवेशन आ भी रहा है हमें, कभी ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे ताकि वो हमारा डिस्टर्ब ना हो गोल, लक्ष्य हमारा वही रहे, हम बल्कि स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। लेकिन वो कैसे होगा सर ना, क्योंकि कई लोग तो लक्ष्य लिख देते हैं, अब स्ट्रैटेजी चेंज करने की बात है तो फिर वो छोड़ देते हैं, उन्हें हटाओ इतना कौन करे, बंद ही कर दो उसको, छोड़ो ये पूरा नहीं हो सकता शायद। तो सर कैसे हो सकता है? ड्रीम्स कैन बी इंस्पायर्ड बट इट शुड बी योर्स। सपना आपका होना चाहिए। हाँ, क्या बात, बहुत सारे देखो, इंस्पायर हो सकता है सपना, लेकिन आपका होना चाहिए। आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सपने हैं ना, वो देखते हैं कि यार इसकी ऐसी लाइफ है, मेरे को ये लाइफ चाहिए ना, उसकी ऐसी गाड़ी है, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, उसका ऐसा घर है, मेरा ऐसा घर होना चाहिए। बट यू हैव टू पे द प्राइस ऑल्सो जो उसने पे किया, डिजर्विंग है ना। अब मैं कहता हूँ ड्रीम्स कैन बी मेनी, ड्रीम्स कैन बी मेनी। आप आपके छोटे से छोटे, बड़े से सपने आप सारे लिखो, जैसे लोग बोल रहे हैं कि हम लिख लेते हैं, लेकिन आपने कहा कि फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते। तो ड्रीम्स कैन बी मेनी, राइट डाउन ऑल योर ड्रीम्स, यूज पिक्टोरियल्स ऑल्सो, डू ऑल दोज थिंग्स, बट यू नीड टू पिक अप few of the dreams and make them your goals. उसमें से 2-4 चीजों को उठाकर अपना लक्ष्य बना लो, और लक्ष्य बनाने के बाद गोल्स को, ड्रीम्स को छोड़ दो। नाउ यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, केवल प्रोसेस पे फोकस करो। इन दैट जर्नी, इन दैट प्रोसेस यू विल एबल टू फाइंड योर पर्पस। तो ड्रीम्स, गोल्स पर्पस की तरफ जाता है। जब आप, और पर्पस कैन नॉट बी मेनी, और 3-4 भी नहीं हो सकते, पर्पस कैन बी वन। और जब आप उस पर्पस के पीछे जाते हो इन अ फोकस्ड वे, ड्रीम्स, गोल्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। सही बात है ना। मतलब मेरा ड्रीम है, मेरे को अपने पूरी फैमिली को लेके शॉपिंग कराना है दुबई में, तो अब शॉपिंग कराना है, दे कैन कीप हैंड इन एनी ऑफ द थिंग। तो आई हैव टू बी दैट केपेबल कि मैं उनको दुबई ले जाके घुमा नहीं दूं, मैं खुला भी छूट दे दूं कि जो लेना है ले लो, जिस पे हाथ रखोगे कर लेंगे। हाँ। तो पहले तो बॉस, तो ये ड्रीम है, तो ये ड्रीम को मैं सोचते रहूंगा, लिखते रहूंगा, पूरा नहीं होगा। नो, आई हैव टू, मेरा पर्पस जब पूरा होगा, ये सपना बहुत छोटा है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग सपना पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरा ये सपना, अब उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने लग गए, विजुअलाइजेशन लगाने लग गए, है ना। तो सपने अपने हो पहला, खुद के हो, बिकॉज सपने जब आपके खुद के होते हैं ना, वहाँ पर एक उसके साथ एक इमोशनल रीज़न भी आ जाता है ना। इमोशनल रीज़न जब आ जाता है ना, तो वो आपको अंदर से ट्रिगर करता है, वो आपका वाई बन जाता है। तो सपनों के साथ ये भी आप सवाल साथ में पूछो कि आपने जहाँ सपना लिखा कि मैं ये सपना क्यों पूरा करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ को क्यों हासिल करना चाहता हूँ, है ना। तो जब आपको उसका क्यों पता होगा, वो क्यों आपको आगे बढ़ाएगा, फोकस्ड रखेगा, काम करवाएगा। नहीं तो फिर तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि सर आपको बताओ ना, जब सर मैं भी सेल्स की इंडस्ट्री में आया था, तो अब होता ना कि भाई सपने लिखो अपने, मैंने लिख दिया मर्सिडीज़ बेंच चाहिए, इतने करोड़ का घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो लगा भी दिया, दीवार में लगा भी दिया। तो सर बहुत समय तक पूरे नहीं हुए, फिर मेरे को समझ में आया ना कुछ गड़बड़ है। जैसा भी किताब है, मैंने इसके अंदर वो चीज़ें डाली भी हैं, संघर्ष से सफलता की ओर। तो क्योंकि सर हमने संघर्ष से देखा, तो हम सफलता की ओर बढ़े भी, तो हम चाहते हैं कि हम साथ साथ लोगों को भी बताएं। गुड। तो सर जब मैंने समझा, मैंने कहा अरे गड़बड़ हो रही कुछ, कहीं पे कुछ फॉल्ट है। ये सपने तो मुझे पता था कि हाँ मुझे कामयाब होना, क्यों कामयाब होना, क्यों जी गरीबी देखी थी, कर्ज उतारना है और अच्छी लाइफ खुद भी जीनी है और परिवार को भी वो करनी है कि नहीं, इनको या फिर मेरे आने वाली जनरेशन को शायद ये दौर ना देखना पड़े जो दौर मैं देख चुका हूँ जी। तो सर पर्पस अपना हो गया क्लियर। अब सर बात आती है, जब हम सर सपनों की बात करते हैं तो वो स्किल्स बेस्ड होते हैं
क्योंकि अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो कौन आपको पूछेगा। ट्रू। अगर आज मेरे अंदर सवाल, मैं बैठने की मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं पूछने की काबिलियत नहीं है, मैं कैमरे के सामने डर रहा हूँ बैठ के, तो शायद मैं अपने सपने पूरा कभी पूरे कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। पॉडकास्ट तो करना है, लेकिन अगर कैमरे के सामने बोलना ही नहीं आता तो कैसे करूँगा पॉडकास्ट। हम्म। तो मैंने कहा स्किल बेस हम बनाएंगे कि जी इस सपने को पूरे करने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, वो राइट डाउन करी, इनको सिखाने वाले कौन कौन से मेंटर हैं उनकी लिखी, और कितना समय लगेगा वो ड्यूरेशन तय कर दी, और मैं कितना घंटा रोज़ सीखने वाला हूँ। तो 4 फ्रेम बनाए और चारों फ्रेम में रोज़ अपने आप को ट्रैक करना शुरू किया। और सर 2.5 साल के अंदर जो नहीं सोचा था सर मैंने, सपना था कि जी गाड़ी हो, एक अच्छा सा फ़ोन हो, अच्छे से कपड़े हों, उससे सर कई गुना बेस्ट वो चीज़ें अचीव हो गई, क्योंकि स्किल्स के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से मैंने उन 4 चीज़ों को राइट डाउन किया। तो सर ने बताया वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो रावत साहब, मैं ऐसा करता हूँ ना, कई लोग बोलते हैं कि आउटकम, मैं आउटकम कोच हूँ, मैं आउटकम पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो अपने गोल सेटिंग का मेरा जो कंटेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल सेटिंग। टॉपिक ये परफॉर्मेंस गोल सेटिंग, ओके। ठीक है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाते, एंड व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डूइंग ना, दैट इज द एग्जैक्ट वे कि परफॉर्मेंस अगर हम हमारा रहेगा, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो हम परफॉर्मेंस को डेली बेसिस में, डेली डिसिप्लिन टास्क में कन्वर्ट करके ट्रैक कैसे कर पाएं, तब ये होना चाहिए गोल। मैं बताऊं सर, मैंने सबसे अपने कम्युनिकेशन ना सर, अभी तो मैं हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तो कई शब्द लिपट रहे होंगे, पहले सर मैं बहुत तेज़ बोलता था, मेरे शब्द समझ में नहीं आते थे। तो सर मैं 10-10 घंटे से मैंने किताब पढ़ने की प्रैक्टिस की है, दर्द हो जाता था मेरा गला पूरा। 10-10 घंटे तक मैं इंग्लिश की किताबें, हिंदी की किताबें, ताकि जो फ्लुएंसी है शब्दों में वो बहुत बेस्ट हो जाए, वो मैं करता था। तो सर ये जो प्रोसेस है गोल्स को पूरा करने का, इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों को लगता है कि सपने, ड्रीम्स, कार, घर। और ये काम है ना, हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में करते हैं। ओके। हम वॉइस क्लैरिटी एक्सरसाइजेस कराते हैं, टंग की हम, एक्सरसाइज। हाँ, हम ग्लोसोफोबिया के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं, मतलब कंप्लीटली प्रैक्टिकल। ओके। मतलब आई एम डायरेक्ट सेलिंग के मेरे जो क्लाइंट्स हैं, या जो रियल स्टेट के क्लाइंट्स हैं, जो अपने सेल्स वाले लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी मेडिकल कंपनीज में हैं जो अपने एमआरस की ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि वी हैवंट फाउंड समवन जो सब काम कर देता है, जो सेल्स भी सिखा देता है और जो पब्लिक स्पीकिंग इतनी गहराई से समझा देता है। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग की जो मेरी वर्कशॉप होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल डिलीवरी। बिकॉज मैं इसलिए ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ ना, बिकॉज मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ड रहा। स्क्रैच लेवल से आपने हाँ, चीज़ें तो शुरू मेरे की भी हैं। पैर कांपते थे, तो मेरा भी गला सूखता था, तो मुझे पता, और मेरा गला आज भी सूखता है। वो पीपल होता है से सर, कि स्टार्टिंग में लोग होता है। कहेंगे कि नर्वस, मैं बोला नर्वसनेस इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर परफॉर्मेंस। कोई आपको पे करके बुलाया है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया अगर उसने मेरे को 2 लाख रुपए दिए हैं तो उसको 20 लाख रुपए का रिटर्न मिलना चाहिए। दैट इज, तो मैं नर्वस कैसे नहीं रहूँ? ऑब्वियसली बात है, पैसे No? लगे सामने वाले से, पैसे लगे हैं सामने वाले, आई हैव टू जिम्मेदारी भी डिलीवर टू दैट लेवल। एक जिम्मेदारी भी है अपने। और दूसरा कि मेरे को भी तो चाहिए कि वो रिपीट हो मेरा क्लाइंट, उससे मेरी दाल रोटी चलती है। ऑब्वियसली बात है। तो मैं I'll वर्क हार्ड, मतलब वही प्रिंसिपल वापस आ जाता है, ईमानदारी और वर्क हार्ड। क्या बात है सर। अभी ना हमने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट नाम से एक फिल्म आई थी, किताब आई थी, जी जी बहुत अच्छी थी, वो मैंने ही पढ़ी है और आपने ही पढ़ी है। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना कई लोग, जैसे आपने कहा, सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है, और कैसे इसको हम यूज़ करें अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ अपने सपने को। ओके। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा रावत साहब जब आप काम करोगे। ओके। नो, आप काम नहीं कर रहे हो और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल यूज कर रहे हो, सोच रहे हो बस। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यू नीड टू अंडरस्टैंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ नेचर का। ओके। आप लॉ ऑफ नेचर को समझो, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि आप प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो नियम बनाए गए हैं उसके साथ चलो, तो you'll have everything, you can attract everything. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और आप इसको जानो ना जानो, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी ये काम करता है। बट ये काम तब करेगा जब आप काम करोगे ना, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करेगा जब आप रेजिस्टेंस रिमूव कर दोगे।
अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है निगेटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशंस लाइक कंपैरिजन, जलन भाव, गुस्सा, जितने भी हमारे मन के अंदर में निगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाते हैं। आपने सीक्रेट मूवी देख ली, किताब पढ़ ली, आपने मैजिक किताब भी पढ़ ली, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके फील्ड के दूसरे व्यक्ति को लेकर आपके मन के अंदर में ईर्ष्या है, तो यू आर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस। पीपल अंडरस्टैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस। एंड आप जब तक रेजिस्टेंस नहीं हटाओगे, और रेजिस्टेंस कैसे हटेगा? जब आप अपने मन को शांत करोगे, है ना, जब आप अपनी नीयत को साफ करोगे। सो यू जस्ट नीड टू काम डाउन। अगर आप अपने मन को शांत कर पाते हैं, आप बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने आप एक चुंबकीय शक्ति बन जाएंगे, और आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो भी आप चाहते हैं वो पहले से मौजूद है, वो पहले से मौजूद है। वो आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो हम रेजिस्टेंस को हटाने का काम करें। हम जो प्रकृति के सही नियम हैं, है ना, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, किसी ने कहा है मेरे साथियों। तो ये जो है, ये जो रफ़ी साहब की आवाज़ में आनंद बख्शी साहब के जो गीत हैं, इतनी सारी सीख लाते हैं। इनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम नहीं करना पड़ेगा, वो सब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होने लगेगा। क्या बात है सर ने अभी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत शानदार तरीके से बताया, और बहुत काम की चीज़ है। सर अभी एक आपके प्रोफेशन को लेकर सवाल है, आपके मेरे प्रोफेशन को लेकर सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा। सर मुझसे ज़्यादा अनुभव आपका है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आज सर हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक स्पीकर बने, अच्छा, एक ट्रेनर बने, बिल्कुल, स्टेज में जाए, दहाड़े ट्रेनिंग दे, बट सर ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते या नहीं कर पाते। तो मेरा सर सवाल ये है, अगर किसी को ट्रेनर बनना है, किसी को एक स्पीकर बनना है अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, वो भले नेटवर्क मार्केटिंग हो, वो कोई है ना, कोई अच्छी कंपनी हो या फिर स्कूल में हो, तो कोई ट्रेनर कैसे बने, कैसे वो तैयारी करे, और क्या उसको सोच के साथ, किस सोच के साथ उसको शुरू करना चाहिए कि मुझे का ट्रेनर बनना है तो मुझे इन बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तब जाके मैं एक अच्छा ट्रेनर बन पाऊँगा, ताकि लोग मुझे सुने भी, तालियाँ भी बजाएं, और अगर मैं कुछ बेचूं तो खरीदें भी। कुछ बेचना गलत नहीं है, अगर किसी के अच्छे काम की चीज़ है तो वो सर कैसे हो सकता है? देखो साहब, एक कोच और एक ट्रेनर क्या सिखाता है, इस बात को ज़रा सोचें। क्रिकेट में कोच होते हैं, क्रिकेट के, बॉलिंग के, एंड ऑलराउंड हमारा अभी क्रिकेट कोच हैं जैसे गौतम गंभीर साहब, ठीक है। तो वो क्रिकेट सिखा रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है तब तो क्रिकेट सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको जिंदगी का अनुभव लेना है। आपने अगर जिंदगी का अनुभव लिया, कोई तजुर्बा लिया, और जब आप वो तजुर्बा साझा करके किसी की ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, आसान बना सकते हैं, यही कोचिंग फील्ड है ना। तो ट्रेनर लोग आज केवल पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करके सोशल मीडिया में पर्सनल ब्रांडिंग के ज़रिए कुछ बनना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि पहले प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर में, ज़िंदगी के अंदर में उतर के ज़िंदगी के तजुर्बों को लो, ज़िंदगी के अंदर में कुछ फोड़ो, है ना, कुछ करके दिखाओ। करके दिखाने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू हैव मैसिव सक्सेस, बट अनुभव होने चाहिए। अनुभव कामयाबी से उतना नहीं आता है जितना आपको संघर्षों से आता है। तो कहीं तो तपो। अरे कोयला तपता है तब वो हीरा बनता है। सही बात है। तो बिना तपे आप सोचते हो कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, ये फील्ड में नाम बहुत अच्छा है, ये फील्ड में पैसा बहुत अच्छा है, सब है, सब आपको मिलेगा। पहला आपको कहीं फोड़ना पड़ेगा, आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस के में गुजरना पड़ेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जब आप सिखाने आ रहे हो तो ये भाव को आपको नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे फैन फॉलोइंग मिले, मेरे को यहाँ पे पैसा मिले। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर लोगों को कुछ देने जा रहा हूँ, है ना।
पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। देखो साहब, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ, जब तक हम पैसा मांगते थे हमको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जब हमने कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, हम जितना सोच सकते थे उससे ज़्यादा आज हमको मिलता है ना। और ये इस इंडस्ट्री का नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कहती है पहले कंट्रीब्यूट करो, पहले तो अपन क्या बोलते हैं, पहले लाओ, मिलेगा कितना है ना, काम मिलेगा करने से कितना, पहले। काम करेगा नो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग आज भी शायद मेरा नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि देर आर लॉट मेनी स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स हु आर फार मोर लाइक एक्सपोज्ड इन सोशल मीडिया देन मी। आई एम नॉट दैट पॉपुलर इन सोशल मीडिया। मैंने अपना काम शांत तरीके से तो किया, लेकिन आई एम नॉट दैट एक्सपोज्ड एंड आई एम नॉट दैट वायरल गाय जो सोशल मीडिया में बहुत रहा। बट मैंने क्या बोला कि आप साहब, ऐसा है कि यू आर हैविंग सम डाउट, ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद फीस तय कर लेंगे। मैं 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, नो, कि काम कर लेते हैं फिर फीस तय कर लेंगे। और कसम से बताता हूँ रावत साहब, जो काम करने के बाद फीस तय होती थी वो मेरी डिमांड से हमेशा ज़्यादा हुआ करती थी। हाँ, क्योंकि मेरा तो फॉर्मूला ही वही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो अब वो चीज़ भी हमारे साथ रही, हमारे साथ वो संघर्ष भी रहे कि हम किसी को बोलते थे कि यार हम पैसे नहीं लेंगे, बुला तो लो, तब भी लोग नहीं बुलाते थे। हमने वो दिन भी देखा। आज हमको पैसे दे के, हमारी फीस से ज़्यादा दे के भी बुलाने के लिए कई बार लोग तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, समय नहीं हो पाता। तो वो भी हम समय देख रहे हैं आज। तो हमने तो ये ट्रेनिंग फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अपने ऊपर काम करने के साथ साथ ज़िंदगी के तजुर्बों के साथ अगर हम गुजरेंगे तो हमें करना क्या है, हमें लोगों की लाइफ को सरल करना है। और अगर हम अपनी ही लाइफ को सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ही लाइफ में उलझे हुए हैं, तो हम किसी और की ज़िंदगी को कैसा सरल करेंगे। एक भूखा दूसरे को खाना दे नहीं सकता। एग्जैक्टली, एक भूखा दूसरे यानी को कि कैसे मतलब खाना देगा। अगर आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना है या फिर अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, लोगों को सामने दहाड़ना है, तो आपको पहले कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिसके लोग बोले हाँ इसने किया है। और आपको मतलब यू शुड नॉट कम एम्प्टी पॉकेट इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आप जब एम्प्टी पॉकेट आओगे तो आपका इंटेंशन ये रहेगा मेरे को पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाना है, हाँ, कैसे भी कमाने हैं। फिर आपको कोई भी मंच देगा और आप बोलोगे कि चलो मैं ना, हमें भी बहुत सारे ऐसे मंच मिलते हैं जो मंच काइंड ऑफ स्कैम होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमको पैसे तो अच्छे मिल जाएंगे, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, उसकी भी टेंशन हमको नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी है बैकअप, हम तो कर लेंगे कुछ। लेकिन नुकसान वाली बात ये हो जाएगी ना कि हमारा कार्मिक अकाउंट कैसा बन जाएगा। हमारे फेस वैल्यू या हमारे शब्दों पर यकीन कर कर कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा लगाता है और उसका पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर में डूब जाता है, तो उसकी हाई भी हमने कमा ली, तो वैसा पैसा किस काम का। मैं तो बोल सकता हूँ कि यार मैं तो लोगों को समझा रहा था, सिखा रहा था। ये लोगों को समझाने वाली बात नहीं, ये खुद को समझाने वाली बात है, क्योंकि इंसान की ये प्रवृत्ति है, ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान कैसे ना कैसे अपने आप को कन्विंस कर लेता है। जैसे क्या होता है ना साहब, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, बॉल शीशा तोड़ती है, आप जनाब बाहर आते हैं और बोलते हैं किसका बच्चा है, तमीज़ नहीं है खेलने की, ठीक है। अब यही सिनेरियो, कांच किसी और का, बच्चा आपका, अब आप क्या बोलते हो मेरा बेटा बच्चा नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, अरे साहब नो, कैसे बदल गया। तो इंसान कैसे ना कैसे अपने आप को कन्विंस अपने हिसाब से कर लेता है, ये बात तो है। बट वो हर किसी से भाग सकता है, लेकिन वो उस इंसान से नहीं भाग सकता है जो उसके घर में, उसके आईने में रहता है। कर्म से लौट के वापस आते हैं, अपने कर्मों से कैसे भागोगे। यू हैव टू बी केयरफुल। सो हमारी इंडस्ट्री, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पैसे कमाने के इंटेंशन से मत आओ, कंट्रीब्यूट करने के नज़रिए से आओ, सेल्फलेस एटीट्यूड रखो, जेब में रखो भी। हाँ देखो, जेब में रखना जरूरी है, पेट भजन न होई गोपाला ना, हाँ, वाली बात है। साहब आपको इंडस्ट्री में खूब पैसा मिलेगा, बट पहले यू हैव टू पेशेंस चाहिए, एक सेल्फलेस एटीट्यूड चाहिए। और ये इंडस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी है और लोग अच्छे कोचेस और ट्रेनर्स की तलाश में ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा आप ही बन जाओ। एग्जैक्टली। सर अगला सवाल ना, आजकल सर जो जेन जी जनरेशन है ना, वो ना मतलब थोड़ा सा इगोइस्टिक है, तो उसको चाहिए औकात बढ़ानी है अपनी,
हाँ। मुझे औकात बनानी ना अपनी। अब औकात मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, ब्रांड, बढ़िया फ़ोन, कपड़े महंगे। तो अब सर जब औकात बनाने की बात आती है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को औकात बनानी है, मतलब हैसियत बनानी है किसी को अपनी, तो औकात को कैसे बनाए कि बन ही जाए उसकी बस। आप आपके प्रश्न बहुत लाजवाब है रावत साहब, मैं धन्यवाद इसको सर। इसकी तारीफ करूंगा। रावत साहब, ऐसा है कि औकात पैसे से नहीं बनती है, महंगे कपड़ों से, आपकी महंगी गाड़ी से औकात नहीं बनती है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन उनकी वैल्यू, लोग डरते हैं उनसे, लेकिन औकात। सर आजकल ना लोग डरने को औकात समझते हैं। तो दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो औकात कैसे बनती है? औकात बनती है आप जब आपसे बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ संगत करते हो। नो, यू लर्न फ्रॉम देम। व्हेन यू लर्न यू ग्रो, व्हेन यू ग्रो देन योर वैल्यू इंक्रीज्ड। वैल्यू, एक हीरा अगर कचड़े में फेंका हुआ रहेगा तो शायद उसको एक कांच का टुकड़ा ही समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे जैसे ही वो हीरा एक शोरूम में जाता है, ज्वेलरी शोरूम में, एक जौहरी के पास जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो प्लेस बदली, औकात बढ़ गई। तो आप अपनी प्लेसिंग चेंज करो, आप अपनी पोजीशनिंग चेंज करो, आप सही संगत में आओ। अगर आप कमरे में सबसे समझदार हो, 10 लोग हैं और आप सबसे समझदार हो, तो वो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि वहां पे आप अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सकते हो। जी मेरे को ये पता है, मेरे को ये आता है, सारे लोग आपसे सुनने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है। चेंज द रूम इमीडिएटली। यू शुड नॉट बी द स्मार्टेस्ट इन द रूम। अब आप दूसरा रूम चेंज करो जहां से आपसे ज्यादा बुद्धिमान वाले लोग हैं। उनको सुनो, उनसे सीखो, एंड दैट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, बट दैट विल मेक यू ग्रो, एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज योर वैल्यू। सर लोग तो ना इसलिए भी नहीं बैठते ना अपने से बुद्धिमान के साथ, उनकी ईगो हट जाती है, अरे हमको थोड़ी सिखाएगा ना कोई, हम तो सब सीख के आए। मैं तो बोलता हूँ कि इंसान 70 किलो का और 75 किलो का ईगो कैरी करता है, ठीक है, और बोलता है कि यार मेरे को सफल होना है, तो अपना ईगो अपने पास रखो यार, ठीक है। ईगो विल किल यू। ये सर मैंने भी देखा ना, मैंने सर इतने काबिलियत उनके अंदर, इतना सॉलिड जज्बा उनके अंदर, लेकिन सर ईगो की वजह से वो पीछे खिसते गए और गायब ही हो गए। ईगो इज अ साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं लगेगा, वो आपको, वो बोलते हैं ना, दीमक के तरह खत्म करते चल जाएगा। आपको लगेगा ये मेरा ईगो नहीं, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ थिन लाइन इज बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। आमिर खान साहब ने एक मूवी के अंदर में बताया था ना, है ना, मैं कर सकता हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है, ये ईगो है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ईगो को लोग है ना सेल्फ रिस्पेक्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। यार मैं तो स्वाभिमानी हूँ। तो यानी किसी को अगर अपनी औकात बनानी हो तो भाई जगह बदल दो, अपनी जगह बदल लो, अपने से बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ वाली संगत कर लो। मैं सर जब पहली बार वहाँ गया ना एयरपोर्ट में जी, तो गाँव के तो पता ही नहीं था कैसे क्या करना है करके। अब हम पानी प्यास लगी मुझे, तो मैंने कहा पानी लेने जाता हूँ। अब मैं पानी लेने के लिए गया, मैं मुंबई गया था, तो वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम करके वहाँ से हम वापस आ रहे थे। तो जब मैं एयरपोर्ट में था, तो वहाँ जब मैं पानी लेने के लिए गया तो 120 रुपये की पानी की बोतल थी, और वही पानी की बोतल बाहर 20 रुपये की मिलती थी। अब ये एग्जांपल तो हमने बहुत सुने थे कि जी देखो ये पानी की बोतल। अब मैंने को लगा ऐसी मजाक करता हूँ कि पानी 120 लीटर कैसे हो सकता है, कितना महंगा पानी, क्या मिला दिया होगा उसमें। बट वो 120 रुपये का पानी खरीदा हमने। जो बर्गर सर बाहर हमको 150 रुपये का, 200-250 का मिलता था, वहाँ 750-800 रुपये का बर्गर। अब मैंने अपने भाई को दिलवाया, मैंने, उसने कहा भूख लगी है मुझे, मैंने कहा अब और तो मिल नहीं रहा था कुछ वहाँ, बाकी दाल चावल तो जब गेट पास होता है उसके बाद मिलता है अंदर वहाँ, लेकिन हम तो चल, मैंने कहा बर्गर ही खा ली फिर। अब तो 750-800 रुपये, यानी कि 2 हमने खाए तो 1500 रुपये हो गए, और 120 रुपये की पानी की बोतल हो गई। हाँ जी। तो मैंने ये सोचा कि ये पानी की बोतल अगर ये बाहर कहीं टपक रहा होता नल से तो कोई पूछता भी नहीं इसको। कहीं अगर रेलवे स्टेशन में होता 20 रुपये की, बस स्टेशन में होता 20 रुपये की, 30 रुपये की पानी की बोतल हो जाती। यही पानी की बोतल इस एयरपोर्ट के अंदर आज ये पता नहीं कहाँ से भर के आई है, कौन सा पानी है, कहाँ से भरा है, क्या पता वही बिस्लरी का पानी भर के उसमें डाल के 120 रुपये का बेच दिया, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो 120 रुपये का पानी था, यानी कि सर अगर पानी की भी अगर जगह बदल गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, औकात बढ़ानी है, तो जगह बदल दो, जो आप बता रहे थे, आपकी औकात बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी कीमत आपसे नहीं है, आपकी संगत से है।
आपके इन्वायरमेंट से, आपके आजू बाजू से, इंसान एक ही है लेकिन इंसान। जगह बदलती ही। तो ये ज़मीन के साथ भी है ना। आपने एक ज़मीन ली, ठीक है, 50 लाख रुपए इकट्ठे ली, बिल्कुल। ठीक है, जैसे भी बीघा 50 लाख रुपए का आपने एक प्लॉट लिया, ठीक है, तो 50 लाख का वो प्लॉट। कुछ महीने बाद आपके राइट साइड में अमिताभ बच्चन ने प्लॉट खरीद लिया। अब आप बताओ, आपकी प्लॉट की कीमत 50 लाख रही, करोड़ों की होगी वो तो। ठीक है। दूसरे बाजू में सचिन तेंदुलकर ने ले लिया, अब बताओ, अब तो वो और बढ़ गई। बढ़ गई। तो आपकी वैल्यू आपसे नहीं, आपके एनवायरनमेंट से, आप जैसे लोगों की संगत करते हो। क्या बात है। सर ने बताया ना, औकात इससे तय नहीं होती कि कितना पैसा है, क्या दौलत शोहरत है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप ग्रो करते हो, आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल। क्या बात है। अगला सवाल सर मेरा आपसे, बहुत सारे लोगों के अंदर सर बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं कर पाते या फिर आगे नहीं बढ़ पाते, वो डर जाते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले। तो ऐसा क्या होता है कि ये काबिल लोग काबिलियत होने के बावजूद भी एक छुपे हुए रुस्तम बन जाते हैं और कभी एक्शन ही नहीं ले पाते कि मैं किसी काम को करूं, जबकि उनके अंदर वो काबिलियत होती है, बस थोड़ा पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है। हीरा मिलता है तो उसको हम, है ना, थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके शुद्ध करते हैं। सोना मिलता है तो उसको भी तपाते हैं, फिर शुद्ध होता है वो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग सर वो सोना है, वो हीरे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुद की पॉलिशिंग करवाने में बहुत डर जाते हैं, मतलब वो शुरू ही नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है कि काबिल लोग कई बार कामयाब नहीं हो पाते? रावत साहब, बहुत सही सवाल है आपका। मुझे लगता है कि कई लोग काबिलियत होने के बावजूद भी कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में पहले से सोचने लगते हैं, है ना। तो हमें रिजल्ट्स के बारे में, हम उस पर अगर अपना फोकस ना करके हम अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचें, हम अपने मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, उसके बारे में सोचें, हम अपने काम पे फोकस्ड रहें, तो हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट मेनी पीपल फोकसेस ऑन कि हम कितना कामयाब हो पाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, तब आप बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हो साथ में, एंड दैट इज़ द थिंग जो आपको पीछे रख लेती है। अब कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के अंदर में ना इसलिए स्टेज पे जाते हैं कि मेरे को सब लोगों को इम्प्रेस करने का है। तो मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के अंदर में लोगों को बताता हूँ कि स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। तो जब मैं स्टेज पे ये कॉन्शियस होके जाऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस सबको पसंद आना चाहिए, मैं सबको पसंद आ जाऊं, गुलाब जामुन थोड़ी ना हो, ठीक है। तो मेरे को इम्प्रेस करने नहीं जाना है, मेरे को एक्सप्रेस करने जाना है। कीप दैट एटीट्यूड इन योर वर्क ऑल्सो, कि चलो मेरे को ये आता है, मेरे पास ये टैलेंट है, अपन ये करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आई हैव क्रिएटेड एन आईपी इन सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट महाभारत। नाउ आई हैव वर्कड रियली हार्ड। मैंने महाभारत को 2-3 बार पढ़ा, पॉडकास्ट सुने महाभारत के, क्या नहीं किया, 6 महीना टाइम लिया, उसके बाद उसका शूट हुआ, 30 एपिसोड्स इन अ फॉर्म ऑफ रील्स मैंने बनाए। मैं सर के सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जी। बट नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ। तो वो हिट नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि मेरा वो कंटेंट अच्छा नहीं था। ना, मैं कुछ और कंटेंट बनाऊंगा, वहाँ से इंस्पिरेशन लूँगा, आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है। हम अपन क्या इस बात पे फोकस करके रहते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा, कामयाबी क्या होगा, नो। तो यू नीड टू ड्रॉप दैट। अपन वो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपन को एकदम सही बताया है, कर्म पर फोकस रखते हैं ना, अपने फल की चिंता पे जब पड़ जाते हैं, वही चीज़ अपने को ओवर थिंकिंग पे लेके जाती है, वही चीज़ अपने को कॉन्शियस कर देती है, वही चीज़ अपने को रोक देती है, ठीक है। तो जो पुश चाहिए, जो पॉलिशिंग चाहिए, वो कई बार है ना आपको प्रोसेस में होता है। जो पॉलिशिंग की आप बात करें वो प्रोसेस में होता है, अवश्य बात है ना। कई चीज़ें, मतलब जैसे कोई ट्रेनर बनना चाहता है, अब ही इज़ स्किल्ड, ठीक है, बट कई चीज़ें वो प्रोसेस में सीखेगा, ऑन द प्रोसेस जब वो स्टेज पे जाएगा वो बार बार जाएगा। अब आई वॉज नॉट द सेम स्पीकर जो 5 साल पहले स्टेज पे था, बदल चुका है। नो, ह्यूमन बींग्स इज लाइक दे आर इवॉल्विंग एवरी सिंगल सेकेंड। जो आपको कल आता था, आज उससे कई गुना कुछ ज़्यादा आपको आता है। सही बात है। तो वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बट वो बात है कि आपको अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। एक बहुत मज़े की बात है, एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझे। एक स्वयंवर हो रहा था, राजा अपनी पुत्री के लिए, राजकुमारी के लिए करा रहे थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए।
तो क्या करना पड़ेगा, शर्त क्या थी, एक तालाब था उसको पार करना था। तो बहुत सारे बोले हाँ हाँ जी पार कर लेंगे जी, इतनी खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो ना सबने कहा अरे हम तो छाती पे गोली खाएंगे, चलो छोटे चलते हैं। वो तालाब जाके देखे तो मगरमच्छ भरे पड़े थे। अब करके दिखाओ पार। ठीक है, अब कोई आगे ही ना आए। अचानक से एक नौजवान आता है, तर करके पार कर लेता है और सब बहुत खुश होता है, फूल मालाएं, आज तक वाले, इंडिया टीवी वाले, अरे भाई साहब कैसे किया कैसे किया कैसे किया। उसकी सांस तेज चल रही है, वो सब तो बात की बात है, पहले ये बताओ धक्का किसने मारा। है ना, तो कई बार आपको लोगों को धक्का मारने की ज़रूरत होती है और यही कोच का काम है, यही मोटिवेशनल स्पीकर का काम है जिसको अपन ट्रोल करते हैं। है ना, ये कोच नहीं हो तो वो टैलेंट मर जाते हैं, मर जाता है ना। तो मैं अपने, मेरा एक टेडेक्स का अनुभव भी रहा। आई गॉट टू स्पीक ना, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन टेडेक्स प्लेटफॉर्म। तो पब्लिक स्पीकिंग पे ही मेरे को बोलना था लास्ट ईयर ना, टेडेक्स बिष्टुपुर के अंदर में मैं एक स्पीकर था। तो मैं बोलता हूँ पब्लिक स्पीकिंग को लेके ये बात कि मेनी लव स्टोरीज है ना, वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है बिकॉज बोल नहीं पाता, वो अनकही रह जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो प्यार है लेकिन इजहार नहीं है, टैलेंट है लेकिन इजहार ही नहीं है। एक्शन नहीं है। तो ऐसा ना हो कि सर बहुत सारे लोग बस अभी सर अपनी नंबर निकाल के करते हैं कॉल, उन्होंने कहा देखा जाएगा, पता लगा एफआईआर हो गई उनके ऊपर। उन्होंने कहा जी छेड़ रहा है मेरे को। प्यार दो तरफा होना चाहिए, ये बात ठीक भी है। हाँ सर, अगला मेरा सवाल, और ये आखिरी सवाल है हमारे इस पॉडकास्ट का। आज सर ना ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और हर कोई ट्रेनर, हर किताब, हर स्पिरिचुअल गुरु एक बात बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो जल्दी उठो। हाँ, जल्दी सफलता चाहिए जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की जो हवा है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो ऑरा है, वो अलग हो जाता है, ट्रू बजाय कि आप सुबह लेट में उठें। ट्रू। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को सुबह जल्दी उठना है तो उसे ऐसा क्या करे कि वो रोज़ जल्दी उठे और लगातार उठे। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ गया, 2 दिन उठ गया, अगले दिन से उन्होंने कहा जी बाबा तो रहता मस्ती में ना, हम तो सो गए जी कंबल उड़ के, अब जो होना हो तो रहेगा, देख लेंगे बाद में। तो सर ऐसा कैसे होगा? रावत साहब, माई लाइफ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली। अर्ली मतलब एकदम अर्ली, ठीक है। मैं 3:30-4 बजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज तो थोड़ा सा चैलेंज रहता है, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, है ना। फिर भी समय पे उठना मतलब आप को अगर मैं 2-3 बातों से इस बात का जवाब दूं तो इस बात को आप समझना। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ग्रह दशा सही नहीं चल रहा होता है। तो मैं कोच हूँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी कोच के तौर पर मैं ये बात आप मत लेने लग जाना। आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, लेकिन आपके कोई भी ग्रह अगर खराब चल रहे हैं ना, उसको ठीक करने की रेमेडी मैं इस पॉडकास्ट में इस सवाल के जरिए दे देता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, सारे ग्रहों के ऊपर एक ग्रह है जिसको हम कहते हैं सूर्य। और आपको अगर सूर्य को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सूर्य मजबूत है तो सारे ग्रह कंट्रोल में रहेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आपको सूर्य को कंट्रोल में करना है तो क्या करना पड़ेगा। सूर्य कौन है? सूर्य सबसे देवता, सब बड़े हैं। बड़े। तो बड़ों का हम कैसे आदर करते हैं? जब घर पे आपके बड़े अंदर आते हैं या आपके क्लासरूम में टीचर अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं? सम्मान से सबसे पहले खड़े होते हैं। सम्मान तो देते हैं। सूर्य जब आते हैं आप खड़े होते हैं, आप तो रजाई टान कर सो रहे हैं और सूर्य आ चुके हैं। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गए, किसी तो 12 बजे उठते हैं। और आप तो बोल रहे हैं कि नहीं यार वो मैं लेट नाइट काम करता हूँ, मेरा वो फिलॉसफी है। अरे नहीं साहब, प्रकृति के नियम के साथ चलना सीखिए। सूर्य उदय ये बता रहा है कि उदय हो गया। आपके भाग्य का उदय तब होगा जब आप सूर्य के 5 मिनट पूर्व जागेंगे। दिस इज अ एस्ट्रोलॉजी साइंस। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा। पहला, मुझे नहीं पता था ये इतना मैजिकली काम करेगा, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपके लाइफ के सारे बिगड़े काम बनना चालू हो जाएंगे अगर आप सुबह टाइम पर उठना चालू कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लालच आता है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, क्या करेंगे, है ना। करेंगे।
तो देखो मोटिवेशन ज़रूरी है कि नहीं? सही बात है। ठीक है, तो मोटिवेशन ज़रूरी है, फिर मैंने आपको ये सवाल का जवाब दे दिया। अब मोटिवेशन है, करे कैसे? तो बात आती है प्रोसेस की। तो सुबह उठना, सुबह तय नहीं होगा कि आप सुबह जल्दी उठोगे, ये तय रात में होगा। कब सो रहे हो? आप कब सो रहे हो? तो सबसे पहले रात को सोने के 1 घंटा, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 9 बजे सेलफोन छोड़ दो। आप 11 बजे सोते हो तो 10 बजे छोड़ दो। मतलब 1 घंटा पहले आप मोबाइल फ़ोन छोड़ दो, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको प्यारी नींद आएगी। अब सर अगला सवाल ना, जैसे कई लोग रात को काम करते हैं, हाँ। बोलोगे सर आप तो यार हमको जो मरवा दोगे, मतलब हम आप काम अपना करेंगे आप अपना सुबह वर्क सोएंगे। आवर सेट करो ना। आप अगर रात में काम कर रहे हो तो दिन का समय हैम्पर हो रहा है ना, जो आप लेट तक सो रहे हो। तो वही काम जो आप रात तक जाग के कर रहे हो वो सुबह उठकर क्यों नहीं हो सकता है? किसी अगर रात की शिफ्ट हो फिर? अब जिसकी रात की शिफ्ट है उस पर तो मैं क्या ही कमेंट करूं, ठीक है ना? तो अगर जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना है कोशिश तो करें वो कि- सब कुछ करना पड़ेगा ना जो आपका मन नहीं चाहता है। हम्म। है ना? तो अपन तो मन के हिसाब से चलते हैं कि मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आधे घंटा और सो लेते हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी सुबह जाग खुले, वो 10 मिनट वाला, वो 5 मिनट वाला नैप के चक्कर में मत फंसो। गो इन द वॉशरूम, टेक द शावर एज अर्ली एज पॉसिबल, जो आपकी नींद को दूर भगा दूर दे। भगा देगा। What I do, I meditate, I do yoga, I go for a walk, I go for a run, I take like, मतलब मोबाइल को सुबह जल्दी उठ के, मतलब कई लोग मेरा लास्ट सीन से परेशान रहते हैं, अरे यार तुम्हारा लास्ट सीन काफ़ी, मतलब इसीलिए मैंने कॉल कर दिया, तुम्हारा लास्ट सीन मतलब शाम के 7 बजे का ही था या 8 बजे का था। जनरली लेट नाइट तभी होता है जब मैं ट्रैवल वगैरह कर रहा होता हूँ, तभी मेरा लास्ट सीन, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, अदरवाइज आई अवॉइड। सो ये सेलफोन हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है, जो हमको जल्दी सोने नहीं देता। जब जल्दी हम सोएंगे नहीं तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर रखो। दूसरा है डाइट, ठीक है? रात में आप लेट से खाते हैं और सबसे तबीयत से खाते हैं, एकदम जमकर खाते हैं, ठूस ठूस के। ठीक है? जब सबसे लाइट खाना चाहिए तब आप सबसे ज़्यादा खाते हैं। जब सुबह अच्छा खाना चाहिए तो हल्का सा लेते हैं, चाय टोस्ट है, बस काम बन गया। ठीक है, तो शुरुआत आप अपने डाइट से करिए, अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रख कर करिए। और मैं बोलता हूँ डाइट, ठीक है, डाइट, डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन, ये 3 डी पर आप ध्यान रखिए, आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। डिसिप्लिन मतलब अगर आपकी जाग खुल गई, एकदम बिस्तर छोड़ दीजिए, ये डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। डाइट, रात का खाना टाइम पर 2 घंटा उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम मिल जाए। मैं नहीं बोलूँगा 5 बजे खा लो, 6 बजे खा लो, बट एज अर्ली एज पॉसिबल 2 घंटा आपको मिल जाए। तो ये डाइट का ध्यान रखो और डिस्ट्रैक्शन को दूर रख दो। और सुबह अगर दिन को अच्छा बनाना है तो सुबह का भी पहला 1 घंटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल फ़ोन को यूज़ मत करो। मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ, है ना? उतना जितना में काम बन जाए। नहीं, मैं अफर्मेशंस प्ले कर देता हूँ, है ना? मैं कोई ज्ञान लेने के लिए प्रेयर, इस्तेमाल करते हैं आप। चैंटिंग उसको प्ले कर देता हूँ। मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं अपना उस हिसाब का म्यूज़िक प्ले करता हूँ, विच गिव्स मी किक, ठीक है? अदरवाइज मैं सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। कई लोगों का अगर रात में सिंगल टिक आ रहा होगा मेरा मैसेज में तो डबल टिक हो जाएगा मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे, लेकिन मैसेज खुलेगा नहीं। नो, तो केवल अगर आप सुनने के अपने लिए। मॉर्निंग्स के साथ डिसिप्लिन्ड हो गए, आपकी पूरा दिन, आपकी पूरी लाइफ Game डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। गेम चेंजर है। मैं बोलता हूँ कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना। मैं बोलता हूँ एक चीज़, सिर्फ एक चीज़, मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग में उठना अगर आपने समय पर कर लिया, इसको टेक कर लिया, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। और मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दिया, आपका सूर्य मजबूत हो गया सब मजबूत तो है। सब मजबूत हो जाएंगे सब। अभी जो आप अभी समय सुन रहे हैं ना, यहाँ तक अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया है तो सर बहुत सारे लोग ना, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सर हेल्थ को ना वो कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, अरे पैसा 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 पैसा। लेकिन जब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बेड में पड़े होते हैं, तो वही पैसा जितना कमाया होता है एक झटके में डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो हेल्थ के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो बहुत बुरा फंसने वाले हैं। और आज नहीं तो कल जब वो बबल फूटेगा तो बहुत तकलीफ होगी आपको। तो इससे अच्छा पहले ही आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। तो सर आज की बातचीत में बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। और हमेशा सर मैं पॉडकास्ट में कहता हूँ कि मैं पहले अपने लिए कर रहा होता हूँ पॉडकास्ट, फिर मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ। पहले मैं खुद सीख रहा होता हूँ, फिर आप सीख रहे होते हैं। क्योंकि आप तो अभी हमें वीडियो में देख रहे हो, लेकिन मैं तो लाइव बैठ के सुन रहा हूँ, मैं तो लाइव बैठ के बातचीत कर। और वीडियो में देखना और लाइव देखना
अपने आप में बहुत बड़ा अंतर होता है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमारे ऑडियंस के साथ अपना वैल्यूबल जो समय था वो दिया और साथ में इन्फॉर्मेशन दी। आई होप इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा हेल्प होगी। और अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो सर के मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके अभी इसी वक्त जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कांटेक्ट कीजिए सर को। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। थैंक यू रावत साहब, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन एज वेल कि इस पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और मुझे उम्मीद है कि केवल इस एपिसोड से नहीं, आपके सारे एपिसोड से लोगों को लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक सो मच।